नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ही लगाए हैं। और शिकायत न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में की है बल्कि चुनाव आयोग में भी की है। ये पूरा मामला क्या है, जो आरोप लगे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार उस खबर को बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान पर ये तमाम आरोप क्यों लग रहे हैं और क्या इसके पीछे आलाकमान तो नहीं है, क्योंकि आलाकमान की मर्जी के बगैर भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो जाए, छोटे से छोटा नेता कुछ कर जाए, ऐसा हमने अमूमन देखा नहीं है। तो क्या यह आलाकमान की ही मर्जी है? क्योंकि चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों में तमाम उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर हावी होने की कोशिश कर चुके हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है। तो क्या है इनसाइड स्टोरी, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, चिराग पासवान पिछले कुछ वक्त से तमाम मुद्दों, वो जातिगत जनगणना हो, वक्फ को लेकर जो बिल लाया गया और तमाम ऐसे मुद्दे मुखर होकर बोलते रहे हैं। क्या इसी वजह से ये जो केस निकलकर सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग तक जाकर पहुंचा है, क्या उसकी वजह से या फिर कुछ और कहानी है? बहुत आश्चर्य की बात है कि बिहार बीजेपी के कोई नेता हैं जो कि केंद्र में मोदी कैबिनेट के मंत्री के ऊपर केस कर रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य है और वो मोदी सरकार के मंत्री पर केस कर रहा है, तो क्या वो अपनी इच्छा से कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और है जो उसे कह रहा है कि आप केस करिए? ऊपर वाले की इच्छा है। दूसरा ये भी कि ये जो व्यक्ति है ये कोई चिराग पासवान के अनजाने व्यक्ति नहीं है। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति दरअसल साल 2020 में जब चिराग मॉडल आया था जिसमें कि जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान ने उम्मीदवार खड़े किए थे 137 कंस्टिट्यूएंसीज पर, जहाँ जहाँ लड़ रही थी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, आप जानते ही हैं, उस वक्त भी था। तो वो जो 137 उम्मीदवार थे उनमें से एक उम्मीदवार ये भी था। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिनको टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी दे पाई थी, चिराग पासवान की पार्टी से वो आए थे लड़ने के लिए और इसने भी अपनी किस्मत आजमाई थी एलजेपी के टिकट पे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टिकट पर वो लड़ा था, राकेश नाम है जिसका, और वो इसका मतलब केवल वो बीजेपी का सदस्य नहीं है बल्कि एक दौर में वो एलजेपी का भी सदस्य रह चुका है और जाहिर है वो बेहतर जानता है चिराग पासवान को। अब उसने केस किया है। जो केसेस हुई हैं वो 3 जगहों पर है, मतलब हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी। ये भी थोड़ा पैटर्न अजीब सा लगता है कि आप तीनों जगह कौन सी ऐसी हड़बड़ाहट है, क्या बात है? मतलब कहीं की बात कहीं और निकाली जा रही है क्या? और एग्रेसिवली अगर तीनों जगह शिकायत एक साथ पहुंच जाए तो ये एग्रेसिव मोड में आप या सदस्यता ले लेना चाहते हैं, ऊपर से कानूनी कार्रवाई भी आप चाहते हैं। मतलब बहुत ही एग्रेसिव लग रहा है ये जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद जो शिकायत। तो यही जो प्रश्न है, यही सामने जो आया है निकल करके, इस पर आश्चर्य हो रहा है। बिहार में चिराग पासवान थे और वो कल पहुंचे थे बिहार और दिल्ली आ गए। तो जाहिर है कि उनकी यहाँ मुलाकात होगी, लोगों से मुलाकात करेंगे वो कि आखिर कौन है। भारतीय जनता पार्टी का ही नेता अगर केस कर रहा है और अदालत ने भी संज्ञान लिया है, संज्ञान लिया है, केस करते ही खारिज कर दिया हो ऐसा नहीं है। तो तारीखें पड़ेंगी और जिस तरह की बातें होंगी वो होगा। लेकिन अपने आप में ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि किसी मंत्रिमंडल में आप हैं, प्रधानमंत्री के इतने करीब भी कहे जाते हैं और आपके ही राज्य के भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जिनका कि अभी तक कोई मुकाम है नहीं, वो केस कर देते हैं और वो कहते हैं कि आपने, चूँकि
अभी हाल के दिनों में स्टैंड लिया है मुद्दों पर, तो हम आपके खिलाफ हैं। और इसीलिए हमने ये सब मुद्दे, राजनीतिक विरोध है लेकिन नुकसान जो है उनको वो बहुत ज़्यादा गंभीर पहुंचाना चाह रहे हैं। विरोध उनका राजनीतिक है। वो कहते हैं कि उन्होंने स्टैंड लिया है, प्रधानमंत्री के फैसलों के खिलाफ स्टैंड लिया है। तो प्रधानमंत्री के फैसलों के खिलाफ स्टैंड लेने का मतलब पॉलिटिकल मामला हो गया। इस पॉलिटिकल मामले में ये बातें कहाँ से आ गई जो कि केस के जरिए बताने की कोशिश और की। केस क्या है, क्योंकि हम ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, मैं एक बार पढ़ के बता भी देता हूं दर्शकों को। ये जो आरोप, पहला आरोप जो लगा है वो रेप केस में रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामे में छिपाया, यह आरोप लगाया गया है और इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है ये बताया गया। लेकिन जबकि रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि दूसरे आरोपी होने थे चिराग पासवान, इस मामले में छुपाया गया। एक तो यह आरोप है। दूसरा है खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है, जबकि चुनावी हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के MK पुरी के घर की जानकारी दी, मगर शहर बन्नी की जो 80 एकड़ की ज़मीन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये भी आरोप लगाए गए हैं। तीसरा आरोप, झांसी के जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में चिराग पासवान ने 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बात कही, वो भी गलत है। यानी कि पढ़ाई भी एक गंभीर आरोप, रेप से जुड़ा हुआ और ज़मीन का भी विवाद कि आपने बताया नहीं हलफनामे में। तो ये इन 3 आरोपों को किस तरह, इनके पैटर्न को किस तरह से समझा जाए सर? देखिए, किसी भी मामले में अगर आप रेप केसेस को जोड़ते हैं तो आमतौर पर जो जनता होती है वो इसके निटी-ग्रिटी में नहीं जाती है, इसके फाइनर डिटेल में नहीं जाती है, और वो देखती है कि अरे ये व्यक्ति इस तरह के मामले में छवि पर आता शामिल है क्या, छवि पर बात आती है। यानी कि पहले केस के जरिए वो जो छवि एक आज की तारीख में चिराग पासवान की बहुत बढ़िया, लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, और चाहे वो दिल्ली हो या फिर वो बिहार हो, वो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरह लिए जा रहे थे। और लोगों का इमोशन उनके फादर के जरिए जुड़ा हुआ, उनकी पार्टी जिस तरह से टूटी और वो खड़े रहे उससे जुड़ा, और अब ये आरोप। हाँ, और ऐसा लगने लगा था कि जिस तरह से वो 5 की 5 सीटें जीत कर चले आए, तो एक उम्मीद के तौर पर बिहार के लिए ख़ास तौर पर ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, युवा नेता है, और जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, यहाँ तक कि जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह से उनके बोलने की शैली है, वो तमाम चीज़ें मिलाकर उन्हें एक फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट बनाती है। ऐसा अमूमन मीडिया में आ रहा था। तो उस छवि को धूमिल करने के लिए ये जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 वाली बात आती है, क्योंकि रेस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है, प्रश्न तो यहाँ पर ये हो जाता है। और ये दर्शकों की जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 इसमें वो व्यक्ति है जिसका नाम है प्रिंसराज पासवान, जो इनका यानी कि चिराग पासवान का चचेरा भाई है, जिसके साथ अदावत है। आज की तारीख में जिसके साथ लड़ाई है, उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर दिल्ली में हुआ किसी महिला कार्यकर्ता के द्वारा। वो महिला कार्यकर्ता उस व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर करती है जो कि सांसद था उस दौर में। प्रिंसराज पासवान समस्तीपुर से खुद सांसद हुआ करते थे उस दौर में। वो मामला क्या था, उसकी हकीकत क्या थी, वो कभी दुनिया के सामने खुल करके आई नहीं बात। उसमें उस महिला का आरोप ये है कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चिराग पासवान थे, तो मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे कहा कि आप पुलिस के पास जाइए। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, इसमें जाहिर है पुलिस के पास ही जाने के लिए कोई भी कहेगा। वो आपका भाई हो, वो आपका सगा हो, या वो आपका विरोधी हो, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो उसकी शिकायत उस महिला की है कि हमें इन्होंने पुलिस के पास जाने के लिए कहा, हमें इन्होंने अपनी तरफ से कुछ करके नहीं दिया। अब इसमें अपनी तरफ से करके कुछ देने का होता नहीं है। आप पार्टी अध्यक्ष लाख रहिए, लेकिन ये पुलिस केस है, दिस इज अ पुलिस केस। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा बदनाम करने की कोशिश में ज़्यादा है।
कि जो व्यक्ति कह रहा है कि आप पुलिस के पास चले जाइए, उस व्यक्ति को रिस्पोंडेंट नंबर 2 उन्होंने बना दिया, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं गाइडेड थी। प्रिंस राज के साथ उनके क्या संबंध थे कभी प्रकाश में नहीं आया, लेकिन अचानक से एक दिन हम लोगों ने सुना था कि वो महिला कार्यकर्ता है, उनकी नाराज़गी है, और वो हो सकता है कि नाराज़गी हो, लेकिन उस मामले में रिस्पोंडेंट नंबर 2। लेकिन यहाँ तो बात छिपाने की है, अब आपने बात हो हलफनामे गया में कि नहीं बताया। हाँ, बात हो गया कि ये छिपाने की बात सामने आई है, तो इस पर चिराग पासवान को जो कहना होगा वो कहेंगे। क्या वो मैटर जिंदा है, वो मैटर ख़त्म हो गया, उसको नहीं बताने के पीछे क्या वजह थी, ही इज़ लाइबल, ही वो उसको बताएंगे। दूसरी बात जो बताई गई है वो ये है कि उनकी प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो प्रॉपर्टी की जो जानकारी है वो तो ऐसा है कि आपके नाम जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जितनी राजनीति मैंने कवर की है उसके अनुसार उनका जो पैतृक निवास पटना का है, एसके पुरी, श्री कृष्णपुरी वो जगह है जहाँ पर उनका अपना घर है। तो रामविलास जी की अपनी संपत्ति एसके पुरी वाली संपत्ति है, बाकी जो संपत्ति है वो उनके गांव पर है जहाँ पर बंटवारा अभी हुआ नहीं है। यानी कि जो रामविलास जी के भाई थे, 2 टोटल वो लोग 3 भाई, तीनों को हम लोग सब लोग जानते हैं, पशुपति पारस जिनके साथ लड़ाई विवाद है। उसके अलावा रामचंद्र पासवान जो कि सांसद थे, जिनकी जगह पर प्रिंसराज पासवान सांसद बने थे, और रामविलास पासवान। तो वहाँ पर अभी फॉर्मल बंटवारा नहीं है, तो वो संपत्ति जब तक आपके फादर या दादा के नाम पर है और अगर बंटवारा ही नहीं हुआ है तो वो आपके नाम पर आती नहीं है, वो पैतृक संपत्ति है। तो शायद वो वहाँ पर इस वजह से नहीं बताई गई, इस वजह से नहीं बताई गई होगी, क्योंकि अगर मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी आ जाती है तभी तो जाकर के मैं लायबल होता हूँ। तो संभवतः वो केस बनाने के लिए केस बनाया जा सकता है। अब रहा सवाल उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो मैंने ये मामला उस वक्त भी देखा था जब चुनाव हो रहे थे, तो कुछ लोगों ने उस वक्त भी उठाया था। इस पूरे मामले की जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है कि हलफनामा भी फिर मैंने चेक किया था, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी नहीं की। जो केस में कह रहा है कि उन्होंने डिग्री लिया झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने डिग्री नहीं ली। उन्होंने खुद हलफनामा में डाला है कि उसके बाद वो फिल्मों में गए। तो 2005 या 2004 जब भी उनका एडमिशन है वहाँ का, उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और संभवतः उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर गए, और डिसकंटिन्यू करने की वजह से उनकी डिग्री पूरी नहीं हो पाई। तो अगर उन्होंने ये कही है बात कि मैं बीटेक हूँ, तो उसकी सर्टिफिकेट भी लगाई होगी। अगर उन्होंने कहा है कि मैं बीटेक का फर्स्ट ईयर किया हूँ तो कोई सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो दावा ही कमज़ोर हो जाता है। जहाँ तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ तब से उन्होंने ये दावा नहीं किया है कि वो उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया था। बहुत लोग होते हैं बीच में छोड़ देते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाता है। उनके पास वजह थी कि वो उनको फिल्मों में जाना था, उनकी फिल्म बाद में आई भी थी। तो एक्टर के तौर पर, और कंगना रनावत के साथ वो फिल्मों में उन्होंने काम किया, तो एक्टर के तौर पर वो झांसी और मुंबई के बीच में उन्होंने मुंबई को चुना। तो अगर उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है तब तो उनके ऊपर मामले बनते हैं। अगर उन्होंने दावा नहीं किया है तो मामला तो फिर नहीं बनेगा। पर मेरा ये मामला है कि ये जो तीनों मामले हैं, ये तीनों मामले डायरेक्टली कोई बहुत चीज़ प्रूव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। छवि को खराब करने की। अगर पहले केस को ही ले तो उसमें जो मुख्य आरोपी है, जो व्यक्ति है, वो कोई और है, वो चिराग पासवान नहीं है। उसी प्रकार जो दूसरा मामला है कि संपत्ति इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो गांव की संपत्ति हमारी या आपकी संपत्ति अभी हमारे नाम कहाँ हुई है? ये बात तो हकीकत है कि जो हमने खरीदी, अर्जित किया, या हमारे पिताजी की जो संपत्ति थी वही सीधे हम तक आ सकती है। लेकिन जो हमारी पैतृक संपत्ति है, वो पैतृक संपत्ति इतनी आसानी से आपके नाम आ जाती है अगर बंटवारा न हुआ हो, तो ये संभव नहीं है। हमारे देश में अभी उसके लिए तहत कानून है। और तीसरी बात ये कि ये शिक्षा वाली बात, तो ये शिक्षा वाली बात तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेक करता है,
उसके बाद ही आपका नॉमिनेशन फाइनल होता है। तो आप एक तरह से डीएम के भी कॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो ये तीनों मामले ऐसे लगते हैं जैसे कि मामला बनाने के लिए बनाया गया है। और यहीं से बात अब आ जाती है कि अगर कोई मामला बनाने के लिए बना रहा है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि उसकी निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं है। आरजेडी के एक विधायक, उन्होंने आरोप लगाया कि 3 इनके जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं या फिर वो इधर से उधर जा सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इसको लेकर अभी बीते रोज़ ही इस बात का जिक्र किया कि नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं है, हमारे सारे जो नेता हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन उधर से आरजेडी का ये आरोप लगाना, इधर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चिराग पासवान का रिस्पॉन्ड करना और फिर ये केसेस होना, ये संयोग है क्या? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। मुझे लगता है कि वो जो रिस्पॉन्स है वो भी दर्शकों को सुना देना चाहिए। हाँ। जो उन्होंने पटना में कहा कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। हाँ, तो ये लाइन मुझे लगता है कि बिल्कुल दर्शकों को वो लाइन सुनाते हैं कि चिराग पासवान क्या कह रहे थे उस मुद्दे पर। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। जी, अब देखिए, ये जो बात कही गई है कि काट की मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे ये लाइन यहां से मैं उठाता हूं, किससे डरना है? कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, कौन डरा रहा है? क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने वाले एनडीए के ही लोग थे। उनकी पार्टी को तोड़ने वाले आरजेडी से नहीं आए थे या दूसरे दलों से तो नहीं आए थे, कांग्रेस ने तो तोड़ा नहीं था। वो कह रहे हैं कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, यानी कि ये जो दोबारा चढ़ाने की कोशिश हो रही है उसी के द्वारा हो रही है जिसने पहले चढ़ाया था। क्या ये रिस्पॉन्स उसी के लिए था? सिंपल, मतलब एक सिंपल लॉयर्स आर्गुमेंट है ये कि क्या ये उसी व्यक्ति के द्वारा काठ की हांडी चढ़ाई जा रही है जिसने पहले चढ़ाया था? क्योंकि बोला उन्होंने जिस अंदाज में है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि वो उसी को दरअसल संदेश देना चाह रहे हैं। कम से कम वो विपक्ष तो नहीं है। आपने कहा कि विपक्ष ने कहा है कि आरजेडी ने कहा है कि दरअसल उनके सांसदों को तोड़ लेगी। वो एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है, और उसके बाद फिर उनकी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये बात कही है। ये हकीकत है, पर ये जो एक किसी इन्फॉर्मेशन पर वो कह रहे होंगे नहीं, वो आरजेडी वाले नेता वो एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाता है और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक समय में नीतीश कुमार ने ये आरोप लगाया, तभी तो अलग हुए। उसके बाद वो अलग हुए कि हमको तोड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हालांकि अब फिर से आ गए हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन आरोप तो ये लगाए थे नीतीश कुमार ने भी कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो अब सवाल यही उठता है ना कि इस रिस्पॉन्स में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं और चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दोबारा काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। यानी कि ये जो प्रकरण है ये उसी प्रकार का प्रकरण है जैसा पहले हो गया है, लेकिन इस बार नहीं होगा। चट्टानी एकता के साथ हमारे सांसद हमारे साथ। पिछली बार तो चाचा धोखा दे गए थे। हाँ, मैं अपनी आर्गुमेंट को बस उतने उनके भाषण पे, उस बाइट पे ही अगर बेस करूं तो मैं पाता हूं कि वो कह रहे हैं कि इस बार इस तरह की तोड़फोड़ संभव नहीं है, और जैसे काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है, इस बार नहीं आप तोड़ पाएंगे। और जो मेरा बढ़ रहा है प्रभाव, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हमारी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे कुछ लोग असहज हैं। अब मैं पीछे चलूं, अगर जब पहली बार पार्टी टूटी थी तो कौन लोग थे उसमें नीतीश जी का नाम आता है, उनके लोग थे, पार्टी टूट गई थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात आई थी कि उस पार्टी के टूटने के बाद उसको रिकग्निशन तुरंत मिल गया था।
उसको रिकग्निशन तुरंत मिलने के बाद मंत्री पद भी मिल गया था बिल्कुल, केंद्र में। तो देखिए कि एक सिलसिला है। हम्म। अगर वही लोग हैं तब तो चिराग पासवान को चिंता करनी चाहिए। नहीं, चिराग पासवान को उनके लिए रेड अलर्ट है, ये रेड अलर्ट है। लेकिन अगर वो नहीं है तो बात अलग है। अगर ये मान लीजिए कि बात ही नहीं है तो बात अलग है। बहुत लोग कई बार हल्ला भी उड़ाते हैं। देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि एक राइजिंग स्टार की तरह आज की तारीख में वो देखे जा रहे हैं। वो बावजूद इसके कि उनके पास केवल 5 सांसद हैं, पर जिस तरह की प्रमुखता उनके पास आज की तारीख में है, वो किसी भी क्षेत्र में मैं देखता हूँ, संसद भी जाता हूँ तो लोग बाग उनसे मिलने के लिए सांसद भी और बड़े नेता भी पहुँचते हैं। मैं देखता हूँ दूर से तो बहुत से लोग जो संसद में आते हैं उनके क्षेत्र के नहीं हैं, राजस्थान से हैं या गुजरात से आए हैं, वो भी फोटोग्राफ हमारे साथ खिंचवा लीजिए। तो उस तरह की छवि, वो बिहार से नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उनका जहाँ भी आना जाना होता है तो एक अच्छी खासी संख्या है। वो अपनी पार्टी को फैलाना भी चाह रहे हैं। उनके साथ एक एडवांटेज है कि जो उनका अपना समुदाय है, पासवान समुदाय, वो 5.82% है बिहार में, तो वो उनके साथ सॉलिडली पीछे खड़ा रहता है। और ये सबसे मजबूत वोट को डालने के टर्म्स में समुदाय माना जाता है कि कोई उसका वोट दलित जान करके दबा नहीं सकता है। वो चौकीदार समाज होता है, तो वो वैसे भी वो एक फाइटर की तरह होता है। तो अमूमन वो वही जब चौकीदार है तो वो तो दूसरे का वोट डलवाता है, तो वो वोट ट्रांसफ़र भी हो जाता है। वो रामविलास जी के टाइम से ही होता था। तो वो चाह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो फैले। ये फैलना जो होता है लोकतंत्र में ना, ये दूसरों को बड़ा कष्ट देता है। तो बड़ा लोकतांत्रिक काम ये भाई फैल जाते हैं और सबसे ज्यादा अपनों को देने लगता है। अपने को देने लग जाता है। अब राहुल गांधी इतना कास्ट सेंसस कर रहे हैं, तो क्या ये अखिलेश जी को और तेजस्वी जी को अच्छा लग रहा होगा क्या? नहीं, मुद्दा तो उनका है। तब तक अच्छा लग रहा है जब तक वो उनके एरिया में नहीं आ रहे हैं। जिस दिन वो समाजवादी पार्टी को ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, आरजेडी को करने की कोशिश करेंगे इन्हीं मुद्दों से, तो फिर तकलीफ वहां भी हो जाएगी। भाई, तो जब जिस गति से जा रहे हैं राहुल गांधी, तो वो दिन दूर नहीं है कि कहां वो ओवरलैप कर जाएंगे। क्योंकि इतनी स्पीड में तो अखिलेश भी नहीं उठा रहे थे ये मुद्दा, तेजस्वी भी नहीं उठा रहे थे। अब देखिए, तेजस्वी धरने पर बैठ रहे हैं 1 तारीख को, मजबूर हो गए कि भाई क्या किया जाए। ये तो आग एकदम तेजी से लेके, क्योंकि राहुल गांधी जब बात कहते हैं तो वो बात ज्यादा दूर तक जाती है। तो यही मसला है कि जो फैलने वाली बात है। तो झारखंड में 25 अगस्त को उन्होंने, चिराग पासवान ने पार्टी का कार्यक्रम किया, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको अगले 5 सालों के लिए अध्यक्ष चुना। खैर चलिए, वो तो छोटी बात है क्योंकि उन्हीं को चुना जाना था और किसको चुना जाना था। लेकिन दूसरी बात उन्होंने वहां पर कही कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ संभावना बनती है तो, और नहीं बनती है तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो बात ये कह दी उन्होंने, देखा होगा, सुना होगा लोगों ने। दूसरी बात जो आपने मेंशन की वो कि जिस तरह से मुझे याद पड़ता है कि सिलसिले की शुरुआत होती है जब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़िया वाले रूट पर जब तख्तियां लगाने के लिए कही गई थी, नेम प्लेट्स, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आधुनिक दौर का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और कोई व्यक्ति नाम के साथ तख्तियाँ लगाए, अपने दुकान के नाम के बदले अपने नाम को आगे रखने के लिए मजबूर किया जाए, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए, वो कह रहे थे किसके बारे में? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता है और उसको पूरा समर्थन केंद्र का है और वहाँ चुनाव भी लड़ना है। उस वक्त वो उनसे डिसएग्री कर गए। वो तो चलिए डायरेक्ट केंद्र से नहीं किए उस टाइम, तो थोड़ा वहां पर तो थोड़ा सा रहा उन्होंने। लेकिन उसके बाद अगला मुद्दा आया, और अगला मुद्दा आया वक्फ बिल पर। वक्फ बिल पर रामविलास पासवान को हमेशा एक निश्चित संख्या मुस्लिम वोटों की भी मिलती रही। उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा, सेक्युलर छवि अपनी बना करके रखने की कोशिश की। और जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं कि भले वो बीजेपी के साथ रहे पर उनकी अच्छी खासी एक सपोर्टर्स की जो फॉलोइंग है उसमें मुस्लिम मतदाता भी हैं, उनके मुस्लिम नेता भी हैं कई, हाँ, जिसको कि वो चुन के कभी राज्यसभा कभी एमएलसी भी बनाते रहते हैं। तो वो ये हर सेक्शन का सपोर्ट हमारे पास है। ये नीतीश कुमार या
रामविलास पासवान, इन्होंने हमेशा रखा। चिराग वही करना चाहते हैं, चिराग पिता की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने वक्फ बिल वाले पे कुछ बोला नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हीं जैसे दलों की, और जेडीयू भी यही चाहती थी और टीडीपी भी यही चाहती थी, इस कारण से एक ऐसा बिल जो सबसे पहला बिल था, यानी कि बड़ा महत्वाकांक्षी था ये बिल, इसको जेपीसी में जाना पड़ा। फिर बात आई लैटरल एंट्री की। लैटरल एंट्री के सवाल पर जो उन्होंने स्टैंड लिया बड़ा खुला था कि भाई इसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन नहीं है, OBC के लिए रिजर्वेशन नहीं है, SC ST OBC का रिजर्वेशन कहाँ गया? 45 पद आप यूं ही दे देंगे अगर, तो फिर ये तो फिर संविधान के खिलाफ बात हो गई, वो वापस लेना पड़ा। उन्होंने बाइट दिया और उस वक्त उन्होंने अपने प्रतिक्रिया में ये कहा था कि मैंने अपना संदेश लिखित में प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा और कहा उनको कि इसमें ये हमारी चिंताएं हैं, वापस इसे क्या रिक्वेस्ट, उन्होंने अनुरोध किया इस बात को लेकर के, और वो देखिए अनुरोध माना गया। बहुत अच्छे से इसको लिया जा रहा होगा, मुझे लगता नहीं है, लेकिन और आखिर में वो देखिए SC ST रिजर्वेशन का जो मसला है, SC ST रिजर्वेशन का जो मसला है, वो उसमें कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि एक जो 15% आरक्षण मिला हुआ है वो SC ST समुदाय को मिला हुआ है। अब उसके अंदर उपवर्गीकरण की जो बात हो रही है ये अनुचित है, ये सही नहीं है। सरकार अभी तक इस पर कुछ नहीं बोल रही है, खामोश है, वो चुप है। कांग्रेस भी आप देखिए तो उसने भी अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। ये बड़ी पार्टियां हैं, इसमें कुछ वर्ग कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, कुछ वर्ग कह आपस में ही प्रतिद्वंद, हाँ नहीं हुआ है। पर किसी एक समाज का अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पासवान समाज इनका कोर वोट बेस है, उसको ये गलत लग रहा है क्योंकि उससे लग रहा है कि 15% में हम अभी सबसे ज़्यादा लेने वाले लोगों में हैं अगर, तो हमें अगर आप कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, और बाकी के समाज, जैसा जीतन मांझी कह रहे हैं कि 18 जो जातियां हैं उनके लिए रिजर्व कीजिए 10%, और जो ऊपर की 4 जातियां हैं, दलितों की बात हो रही है, 22 जातियां हैं बिहार में, तो ऊपर की जो 4 हैं उनको छोटा दीजिए और बाकी की 18 में हम लोग हैं, हमें ज़्यादा दीजिए। तो इस पर जो है अभी तक कोई सधी हुई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है। सरकार क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या तो अध्यादेश ला सकती है या फिर सदन बुला करके और एक नया कानून बना दे सकती है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं चलेगा, तो थोड़े वो उससे असहज भी हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं और जातीय जनगणना पर बहुत मुखर तरीके से वो कहते हैं कि नहीं, कास्ट सेंसस तो होना चाहिए। देखिए, कास्ट सेंसस बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जब जेडीयू के साथ वो सरकार में थी जून 2022 में, तो कैबिनेट में पारित हुआ था और उस कैबिनेट में बीजेपी भी थी। उसके बाद अगस्त के महीने में वो सरकार गिरी थी और तेजस्वी के साथ नीतीश चले आए थे। लेकिन जून 2022 में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों मिलकर के जो सरकार चला रहे थे, उस सरकार का फैसला था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो संभवतः वहां से वो लाइन ले रहे हैं कि बीजेपी तो बिहार में चाहती ही है, तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, तो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी जा रहा हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के मामले जो एक के बाद एक लगातार आते चले गए, अभी तो सरकार बने भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो क्या कोई ऐसा वर्ग है बीजेपी में जिसे लगता है कि कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है? हाथ से बाहर हो रही बात, कहीं बात बाहर तो नहीं हो रही। देखिए, चिराग पासवान को अभी छोड़ देना या उनको मजबूर कर देना किसी बात के लिए, ये तो सरकार के भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि वैसे भी दलित, पिछड़ा, ओबीसी को लेकर के एक नेगेटिव छवि कहीं ना बन जाए, सरकार की ये चिंता है अभी। तो एक ऐसा जो सबको स्वीकार हो दलित चेहरा, जो एक नेशनल लेवल पे जाना जाता हो, सर्वसम्मति सबको लगता हो कि नहीं, चिराग पासवान जो है वो बढ़िया नेता है, ऐसे चेहरे को साथ में खड़ा करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बार बार, तो फिर उसे कह सकते हैं क्या कि आप चले जाइए? तो वहाँ पर मुझे एक कैच लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई है, अगर प्राइम मिनिस्टर के नीचे की बात है तो जाहिर है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन कोई वर्ग ऐसा है जो उनको कॉर्नर करना चाह रहा है कि आप जो है इतने मुखर मत रहिए। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि भारतीय जनता पार्टी में इस लेवल पर कोई अपनी बात रखने के लिए इन तरह के आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो इसमें शामिल ना हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष
जैसे भी हो सकता है कि ये आपका आकलन सही हो,